हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं कल जो वीडियो में हम लोग देखे थे एमसीक्यू, उससे आगे। क्योंकि कल हम लोग परमेय अपर्मेय का एमसीक्यू किए थे और 2010-11 से लेकर आए थे 2025 तक प्रश्न जो जो पूछे हुए थे बिहार बोर्ड में। वहीं में एक प्रश्न आपसे यहाँ छूट गया था, 32 नंबर प्रश्न। वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग और आगे देखेंगे। जैसे 32 नंबर प्रश्न का आपको 34 तक कल कराया गया था और आशा करते हैं कि आपको उस समझ में आया होगा। उसमें एक 32 नंबर प्रश्न छूट गया था। कह रहा है कि अंदर रूट 10 और अंदर रूट 15 का कैसी संख्या है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा जी? 150 होगा। 150 का वर्गमूल निकलता है जी? नहीं निकलता है। जब नहीं निकलता है तो यह परमेय संख्या होगी। इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग कि 10 को आप दोनों का गुणा करिएगा तो 10 को तोड़ सकते 2 एंड 5। आप 15 को तोड़ सकते हैं आप 3 एंड 5। तो 5 जोड़ा लग रहा है तो 5 निकल जाएगा बाहर, लेकिन इन दोनों का जोड़ा नहीं निकल रहा है तो अंडर रूट 6। तो 5 अंडर रूट 6 कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। आप आसानी से इसको बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग 34 तक देख लिए थे। नेक्स्ट इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं उससे आगे। ये प्रश्न जिस बुक से लिया गया है उसमें कुछ स्टूडेंट टिक आउट कर दिए हैं, लेकिन इसमें एक प्रश्न का आंसर गलत मारा है। उसको हम देखते हैं कौन सा सही होगा। चलिए देखिए, कह रहा है किसी पूर्णांक Q, किसी पूर्णांक P के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक आपको विषम पूर्णांक सम पूर्णांक का रूप बताया गया था कि मान लीजिए कि कोई विषम पूर्णांक हो, विषम पूर्णांक तो ये वो रूप कैसा होता है जी? तो आपको बताया गया था 2Q+1 के रूप में हो सकता है। यहाँ Q के जगह आप P लिख दीजिए, M लिख दीजिए, X लिख दीजिए, ये मैटर नहीं करता है। यहाँ विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो सकता है आप 4Q+3 भी लिख सकते हैं, चाहे 2Q+3, ये विषम होता है। वही सम पूर्णांक की बात करें, सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक हमेशा किस रूप में होता है जी? 2Q के रूप में होता है या 2P के रूप में होता है या 4P चाहे 4A, यानी सम संख्या उसका फैक्टर के रूप में रहेगा, यानी कि गुणज के रूप में रहेगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं। किसी पूर्णांक P के लिए सम पूर्णांक पूछ रहा है, यानी ये वाला पूछ रहा है सम पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए 2PQ, ये तो विषम है तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये P, तो P अगर P की जगह हम 1 2 3 रखेंगे तो ये भी हमारा कभी सम देगा कभी विषम, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये P+1, अगर P की जगह 1 रखते हैं तो ये सम देगा, 2 रखेंगे तो विषम देगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें अगर P की जगह आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए, यह हमेशा क्या देगा जी? इवन नंबर देगा, यानी सम नंबर देगा। यानी ये 2P के रूप में हो सकता है, 2Q के रूप में हो सकता है, 4M के रूप में हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? यानी प्राकृत संख्या क्या होता है? वैसी संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4, तो कहाँ से स्टार्ट होता है जी? 1 से, 2 से, 3 से, जाता है कहाँ? इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 1। ऑप्शन में 1 है तो ऑप्शन नंबर सी, हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कहता है अंडर रूट 12 का परमेयीकरण गुणांक क्या होगा। यानी इसको रूट 12 को तोड़ेंगे और देखेंगे क्या आता है। रूट 12 को आप फैक्टर कीजिएगा तो आप 2 इंटू 3 तोड़ सकते हैं। 2 का एक बाहर निकल जाएगा, गायब हो जाएगा, तो ये हमारा हुआ परमेयीकरण गुणांक 2√3, ऐसा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। यानी आप ऐसे इसको परमेयीकरण गुणांक इसको लिख सकते हैं। तो आंसर हमारा होगा 3 का डी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 4 नंबर। यदि 130 का फैक्टर के रूप में लिखा है, यानी आप लोगों को बताया गया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताया गया था a बराबर BQ+R, उसी रूप में लिखा है। यहाँ एक क्या है जी? भाज्य संख्या है, 130 दिया है, उसका फैक्टर यानी b का 15 और q का वैल्यू दिया है 8 और प्लस शेषफल दिया है 10। उसी तरह एक और संख्या लिया है, ये पहली संख्या a है, ये दूसरी संख्या b है। उसी तरह इसको इसी रूप में लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, यानी विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखा हुआ है। यानी ये हमारा a का वैल्यू, यानी ये हमारा b हो गया, ये q हो गया, ये शेषफल हो गया। उसमें कह रहा है आप बताइए मौसम मतलब HCF बताना है, HCF। यानी 2 पहली संख्या 130
और दूसरी संख्या 15। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल दीजिए, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम सिखाए थे कैसे एचसीएफ निकालते हैं। तो ऐसे ही हम लोग आंसर दिख रहा है, लेकिन हम लोग निकाल के देखते हैं। 130 को आप तोड़िएगा तो तोड़ सकते हैं आप लोग, चाहे आप लोग डायरेक्ट भाग विधि से निकाल दीजिए। 130 लिखिए और लिख सकते हैं 15। इसको कटाइए, जो दोनों से कटे 5 से कटेगा तो आसानी से कट जाएगा। 5 दूना के 10, फिर 5 छके 30। इसको कटा सकते हैं आप, 5 से 5 के 15, यानी ये 5 से कट रहा है। तो ये हमारा क्या है जी, एचसीएफ यही होता है। और बाकी कटता तो आगे लेते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा जी, बी नंबर। यानी 130 और 15 में एचसीएफ कितना होगा, 5 ही होगा। ये भाग विधि से आसानी से कर सकते हैं, 1 सेकेंड के टाइम लगेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों को सिखाया गया था। चलिए यूक्लिड विभाजन की बात कर रहे थे, आगे हम लोग का यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, भाज्य, बी क्या है, भाजक, क्यू क्या है आपका भागफल, और आर है शेषफल। इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का। तो आपको बताया था यूक्लिड विभाजन में, तो उसमें बताया गया था कि यूक्लिड विभाजन से हमेशा निकाला जाता है एचसीएफ। एचसीएफ यानी मौसा, तो मौसा यानी हम लोग का आंसर होगा बी नंबर। मौसा एचसीएफ निकाला जाता है, एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। अगले प्रश्न पर देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है 45 और 60 का मौसा ज्ञात करें। मौसा मतलब एचसीएफ। तो आप वैसे ही भाग विधि से 45 लिखिए और 60 लिखिए, आज जो दोनों से कटे उसको ले लीजिए। जैसे आप कटाइएगा तो 15 से कट जाएगा आसानी से। तो 15 या 45, 15 चौका 60, ये नहीं कटेगा तो हम लोग का एचसीएफ क्या होगा जी, 15। ऑप्शन में 15 है जी, तो है, तो 15 हम ऑप्शन नंबर डी पे चलेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कर रहा है, कह रहा है एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य, अशून्य मतलब जो शून्य ना हो। कह रहा है एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। जैसे मान लिया परिमेय संख्या 2 ले लिए, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी, कुछ भी ले, यानी ये अशून्य नहीं, यानी ये 0 नहीं है। एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, अपरिमेय संख्या जैसे मान लीजिए √3 ले लिए, √2 भी ले सकते हैं, √7 भी ले सकते हैं। और दोनों गुणक करिएगा तो क्या आएगा, तो हमेशा आपको बताया गया था, पिछले वीडियो में बताया गया था कि जब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या गुणा कराया जाता है तो हमेशा वो आता है अपरिमेय। तो ऑप्शन में अपरिमेय है जी, हमेशा अपरिमेय आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है 4 नंबर प्रश्न, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक, तो अभी समपूर्णांक का रूप बताया गया था, का रूप होता है तो हमेशा 2p के रूप में होता है, चाहे 2m के होता है, 4m के रूप में होता है, 6m के होता है, यानी आपका यही होगा। और जहां जी विषम संख्या लास्ट में प्लस में जुड़ा होगा तो विषम ही होता है, और ये सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा जी, 4 का ए। क्या होगा, 4 का ए। 5 नंबर, आप लोग इधर देखते चलिए कब कब ये प्रश्न पूछा हुआ है, आपको लिख दिया गया है। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, यानी विषम पूर्णांक किसके रूप में होता है, तो आपको बताएगा 2q + 1, 2q + 3, 2q + 5, यहाँ 2q की जगह 4q, 4p कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इधर आपका विषम संख्या होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं लोग क्या कर रहा है। 6 की थी तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो हो जाएगा हम लोग का सम हो जाएगा। ये भी लास्ट में विषम होना चाहिए, लेकिन ये सम है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 की + 1, ये हमारा विषम पूर्णांक को दर्शा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होता, और ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड विभाजन, a बराबर bq + r, a बराबर bq + r, यहाँ रिप्रेजेंट कर ही दिया है। a का वैल्यू दिया है 72, यानी a दे दिया है वैल्यू, यहाँ a का वैल्यू दे दिया कितना जी, 72 = q का वैल्यू दे दिया 8, r का वैल्यू दे दिया है 0, कह रहा है b बताइए, तो इसके बीच गुणा रहता है, 0 की यहाँ कुछ वैल्यू ही नहीं होता। 8 से कटाइएगा, 9 8 72, ऑप्शन 9, यानी आपका आसानी से उस पर रखिए, वैल्यू निकाल लीजिए।
तो ऑप्शन नंबर ए यानी 8 9 72 होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। वैसे ही प्रश्न है, आप चाहिए तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व करके दिखा दे रहा है। कह रहा है भाग एल्गोरिथम, ये दिया है भाग एल्गोरिथम आपका, जिसमें बी का वैल्यू दिया है 61, तो बी की जगह 61 लिख दीजिए। क्यू का वैल्यू दिया है 27 और प्लस है आर का वैल्यू कितना है 32। तो कह रहा है ये बताइए, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 61 और आपका इतना, और उसके बाद 32 जोड़ दीजिएगा। तो 7 में 1 से कीजिए 7, 7 6 के 42 और 2 44, 44 के 4, 6 2 12, 12 और 4 16, 32 जोड़ दीजिए 9 7 यानी 1669 है। तो कौन ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर पहला ही दिख रहा है, यानी 1679, यानी ऐसे ही आप निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम, ये सही प्रश्न है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट 7 की तरह है, 2024 में है, पूछा हुआ है। आशा करते हैं इसको बना के आप कमेंट करिएगा। वैसा ही प्रश्न 9 नंबर दिया, यदि भाग एल्गोरिथम इतना, बी की जगह पुट करना है, क्यू की जगह, आर की जगह ए का वैल्यू निकालना है। तो 8 नंबर और 9 नंबर आप बना के कमेंट करिए। वैसे ही 10 नंबर है, आप 10 नंबर भी प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या करना है आपको, बी की जगह बी वैल्यू रखना है, क्यू की जगह क्यू रखना है, आर की जगह आर रखना है, ए कहे तो ए का लिए, क्यू कहे तो क्यू का लिए। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ऐसे प्रश्न हम लोग 2 मार्क्स में किए थे और एनसीईआरटी की तरह था। ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया था कि आप ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगर प्रश्न देखते हैं, उसके बाद से सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्नों को देखकर भागिएगा नहीं, ये आसान होते हैं, बशर्ते कंसेप्ट थोड़ा ये समझना होता है। कर वृत्तकार पथ, वृत्तकार मतलब कोई वृत्तकार है, वृत्त आप तो जानते होंगे ऐसा होता है, ठीक है। वृत्तकार पथ, 3 धावक यानी 3 दौड़ने वाले लड़के ले लीजिए, कोई एक ही स्थान से, एक ही स्थान मतलब कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए पॉइंट हम लिए, इस पॉइंट से हम लोग दौड़ सकते हैं। दौड़ना प्रारंभ करते हैं एक चक्कर लगाने में, मतलब यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करें फिर यहीं आए, एक चक्कर लगाने में एक व्यक्ति को 3 घंटा लगता है, दूसरे को 4 घंटा लगता है और तीसरे को 8 घंटा लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पूरा मिलने पर, यानी दौड़ते हैं, एक चक्कर लगाता है वो 3 घंटा में, दूसरा व्यक्ति दौड़ता है 4 घंटा में दौड़ता है और फिर तीसरा दौड़ता है 8 घंटा में दौड़ता है। तो तीनों एक ही बिंदु पर कब मिलेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को बोला गया था आप क्या निकालिएगा जी, एलसीएम निकालिएगा। ऐसे प्रश्नों का आप एलसीएम निकालिएगा। तो ऐसे प्रश्नों का आप आसानी से एलसीएम निकालिए, 3 4 और 8 एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, तो आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 हो गया, 1 हो गया और ये 2 हो गया, 3 दूना के 6 और 6 जगह 24, यानी घंटे में है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, 24 घंटा यानी 24 घंटा, 24 घंटा ऑप्शन। तो ऐसे प्रश्न को आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जस्ट वैसे ही 2 नंबर प्रश्न दिया है, कह रहा है वृत्तकार पथ पर 1 घंटा 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है तीनों को पुनः बिंदु पर मिलने पर। तो बस 1 3 5 का एलसीएम निकालिए तो 5 3 15 यानी 5 3 15 यानी 15 घंटे में आपका एलसीएम निकल जाएगा, यानी इसका 15 घंटे में तीनों एक ही बिंदु मिलेंगे। 3 नंबर प्रश्न, 1 नंबर देखिए ये 2014 में पूछा था, ये भी 14 में, ये भी 14 में पूछा हुआ है। वैसे ही ये भी प्रश्न है, सेम टू सेम, वृत्तकार पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना स्टार्ट करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा में 4 घंटा में 6 घंटा में। तो आप एलसीएम निकालिए, 2 4 6 का एलसीएम निकालिएगा तो इसका आंसर होगा 12 घंटा, यानी 2 4 6 का एलसीएम निकालिए 12 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या कर रहा है अगला प्रश्न, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये इंटरेस्टिंग वाला प्रश्न है, थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग इस पे लगाइएगा तो बनेगा। कर यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग, n हमेशा भाज्य संख्या से डैश से विभाजित हो, भाज्य मतलब विभाजित हो रहा। कह रहा है कि 13,986 अभाज्य संख्याओं को योग है, मतलब कुछ संख्याओं को जोड़ा गया है उसका योग हुआ है। अभाज्य संख्या मतलब जिसका फैक्टर 2 हो, उन संख्याओं को जोड़ा गया, उसका योग कितना है 13,986। कह रहा है एक n संख्या है, यानी इसको n मान लिया गया है, यानी n बराबर, यहाँ बनाते हैं n बराबर 13986। ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से सॉल्व करना सीखिएगा। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये तरीका सिखाते हैं।
तो कह रहा है हमेशा ये भाज्य होगा, मतलब भाज्य मतलब किससे कटेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 6 से। 6 कब कटता है, तो जो संख्या 2 और किससे कटेगी, 3 से कटे, वो 6 से कटती है। तो 2 से आपका नियम बताया था जिस संख्या का अंत में सम संख्या होगी वो, तो ये तो 2 से कटेगा। लेकिन 3 से कटने के लिए बताया था कि उस अंकों को जोड़ दीजिए, अगर 3 के टेबल में आता होगा तो कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो जोड़ के अंकों को देखते हैं, तो इस अंक में देखते हैं, यही बना लेते हैं 6 8 14, और 14 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 14 और 6 यानी होगा 20, 20 और 3 23, 23 और 3 23 और 3 26, 1 27, यानी ये आपका कितना होगा 4 9 4 13, 13 और 14 कितना होता है 13 26 1 27, यानी ये 2 से तो कटेगा, 6 से भी कट सकता है, 4 से कटेगा। तो 4 से वो संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 डिजिट कितने से कटे जी, 4 से कटे हो। तो 4 से तो कटेगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। 8 से जिसका 3 डिजिट, ये भी नहीं कटेगा, इनमें से कोई नहीं। यानी यदि प्रथम 13,000 अभाज्य संख्याओं का योग इतना हो तो इन हमेशा भाज्य होगा, यानी 600 हमेशा भाज्य नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर हम लोग इनमें से कोई नहीं आंसर हो सकता है। कभी कभी ये ऑप्शन ये हो सकता है, लेकिन हमेशा यहाँ शब्द यूज किया है तो हमेशा तो होगा नहीं भाज्य, तो ये हम लोग का आंसर नंबर डी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर जो 16 20 और 24 के प्रत्येक से भाज्य हो, यानी सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इसको समझेंगे तभी जाके ये प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो क्या है जी, 16 20 और 24 से, यानी इन तीनों संख्याओं से कटना चाहिए। तो ऐसे कटाइएगा तो आप देख सकते हैं जिस संख्या से कटेगा वो परफेक्ट वर्ग होना चाहिए, यानी वर्ग से, यानी वर्गमूल से बाहर निकलना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको। ये तो 16 से ये तो कटेगा जी, आप कटा सकते हैं, 4 से भी कट जाएगा, यानी ये तो कटेगा, यानी 224 कटेगा। ये क्या, ये इसका वो 24 गुणे 10, ये इसका वर्गमूल निकलेगा, तो जी नहीं, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। 240 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो जब नहीं होता है तो परफेक्ट वर्ग होगा नहीं, कट जा रहा है लेकिन भाज्य तो हो रहा है, लेकिन परफेक्ट वर्ग नहीं है। तो जब वर्ग नहीं तो ऑप्शन नंबर ये नहीं है। 16 का वर्गमूल होता है, लेकिन क्या ये तीनों संख्याओं से कटेगी, तो 16 से कटेगा, लेकिन 20 से ये नहीं कटेगी। कटेगी क्या जी, देखते हैं 20 से कटाएगा, 16 को 20 से कटाते हैं जी, कट जा रही है, यानी ये 16 से भी कटे, 20 से, 24 से कटा के देखते हैं कटेगी क्या, 24 से, तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 800, ये होगा 1200, फिर 2 से कटेगा 600, ये होगा 400, फिर 2 से कटेगा यानी ये होगा 3, ये 200, यानी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता है, यानी ये तो इसका वर्ग परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन तीनों संख्याओं से भाज्य नहीं हो रहा है, नहीं कट नहीं रहे हैं, नहीं कट रहा है। तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं। 2400, 2400 पर क्या जी, 24 का तो वर्गमूल होता ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं वर्गमूल, यानी दोनों चीज होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और तीनों संख्या दे उससे भाज्य भी होना चाहिए, भाज्य मतलब कटना चाहिए। 3600 देखते हैं, 36 का वर्गमूल तो होता है, क्या तीनों से कटेगा, देखते हैं। 3600 को एक बार 16 से कटाते हैं, क्योंकि इसका तो वर्गमूल होता है, कितना होता है जी 3600 का वर्गमूल, तो इसका होता है 60 होता है, तो कटा के देखते हैं पहले 16 से, तो 16 से कटाइएगा 2 से तो ये 8 होगा, ये 9 होगा, यानी कि फिर इसको कटाइएगा 4, ये होगा 4 5 0, यानी कि आपका 16 से डिवाइड होने वाला है नहीं। लेकिन ये 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी किसी से कट नहीं रहा है। तीनों का एलसीएम अगर निकाल के देखते हैं उस एलसीएम से ये डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, 16 20 और 24 का एलसीएम का लिएगा उससे 3600 का, यानी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 3600 हमारा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम, इसका बात कर रहा है एलसीएम, इसका मतलब है एलसीएम लॉस, इसके महत्तम समापवर्तक 14 गुना है। थोड़ा कंसेप्चुअल है क्वेश्चन, इसको आसानी से आप लोग बना सकते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। इसके लॉस और मौसा यानी एचसीएफ, एलसीएम और एलसीएफ का
जोड़ योग कितना है जी 16 है। तो यह एक संख्या 280 है, इसमें एक संख्या कितना है जी 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक आपको सूत्र बताया गया था ए गुणे बी बराबर एच सी एफ गुणे एल सी एम। इसको क्लास में कराया गया था, इस पे प्रश्न भी कराए गए थे। चलिए इसी पर जाएगा जिसमें कह रहा है एक संख्या दे दिया है, मतलब एक संख्या आपको दे दिया है 280, ठीक है, कह रहा है दूसरी संख्या बताइए। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये किया है, कह रहा है कि एलसीएम जो है ना एचसीएफ के 14 गुना है। यानी मान लीजिए एलसीएम एचसीएफ मान लीजिए 1 है तो ये 14 होगा, ये कह रहा है। तो मान लीजिए कि इसको ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम के लिए एल और एचसीएफ के लिए हम एच, और यहाँ हम लोग लिख रहे हैं इक्वल टू, ये 14 गुना तभी इक्वल होगा, यानी एल बाई एच, यानी 1/, आपका 14/1 होगा, यानी एलसीएम 14 है, ये इतना अगर इस तरह का है तो। लेकिन कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ दोनों के एक्स मान लीजिए, यानी एलसीएम एक्स हो तो ये 14x होगा, दोनों का योग है 600। कितना दिया है जोड़ कह रहा है, जोड़ एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ 600। तो यहाँ रखते हैं ये 14x प्लस 1x, यहाँ 600, तो आपका 14x 15x, यानी आपका आप 15 चौका 60, यानी 40। x बराबर कितना आएगा जी 40, यानी कि x का वैल्यू 40, यानी कि क्या होगा जी यहाँ एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम आपका हो जाएगा, एचसीएफ की बात कर रहे हैं, एचसीएफ x माने थे तो x का वैल्यू कितना है 40 हुआ। वहीं एलसीएम की बात करें एलसीएम तो एलसीएम कितना है 14x, तो 14 गुणे 40 इतना आएगा। इसमें वैल्यू रख दीजिए, एचसीएफ कितना है 40 आया, एलसीएम का 14 गुणे 40। सॉल्व करते हैं, बी निकालना है तो बी यहीं रोकिए, 40 गुणे 14 गुणे 40 अब बटा 280, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 7 दूना के 14 और 7 चौका 28, 4 से 4 ये कट जाएगा, ऊपर बचा क्या जी 40 दूना 80, यानी दूसरी संख्या कितना आएगा 80। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन आप थोड़ा सा ब्रेन का यूज कीजिएगा तो बन सकता है। लेकिन 100 प्रश्न आपको प्रश्न 85 करना है, तो जो आपको लगे कि हमसे नहीं होगा, कंसेप्ट नहीं मिल रहा है, तो उस प्रश्न को छोड़ के आप बढ़ भी सकते हैं। लेकिन हम आपको करा दिए हैं, यहाँ इसका आंसर होगा 80। आप ऐसे थोड़ा सा लंबा है, 1 मिनट की जगह आप लोग 2 मिनट लगा सकते हैं, तो ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी आशा करते हैं इसको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कर रहा है 7 नंबर, 6x के पावर 4y और 12xy का महत्तम मतलब एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है इस संख्या में और इस संख्या में, तो देखिए दोनों संख्या में 6 कॉमन दिख रहा है, दोनों संख्या में x है, x भी कॉमन दिख रहा है, दोनों संख्या में y है तो y भी कॉमन दिख रहा है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन दोनों में नहीं है, तो 6xy ऑप्शन में है, 6xy यानी ऑप्शन नंबर डी, इसका एचसीएफ ये होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, चलिए ये प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 देखना है। जस्ट हम लोग इसको शुरुआत में इसी प्रश्न को देखे थे, ये 2 बार पूछ दिया है, 2018 में पूछा हुआ है। इन दोनों का गुणा कीजिए तो अंदर रूट 150 आएगा, दोनों गुणा कीजिए तो अंदर रूट 150 का वर्गमूल होता नहीं है, तो होता नहीं है तो, लेकिन उसमें पूछा था परमेय अपरमेय, लेकिन इसमें आपको 150 को तोड़ना होगा। तो आप 10 को कैसे तोड़ सकते हैं, 10 को लिखिएगा 2 × 5, 5 दूना 10 होगा, मल्टीप्लाई 15 को 3 × 5 ऐसे लिख सकते हैं। दोनों को एक वर्गमूल कर दीजिए, दोनों वर्गमूल के एक वर्गमूल लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 5 यही होगा। जोड़ा लगता है उसको एक बाहर कर देते हैं, 3 दूना के 6, यानी ये एक अपरमेय संख्या है, लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ऐसे आप कर सकते हैं, आसानी से आपको सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा, यानी आंसर नंबर 8 का होगा ए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रश्न है, कह रहा है 64 के वर्गमूल,
करा 64 का वर्गमूल और 64 का ही घनमूल, तो वर्गमूल आपको पता होना चाहिए क्या होता है और घनमूल भी पता होना चाहिए क्या होता है। भाग देने का मान क्या होगा, यानी वर्गमूल यानी 64 का वर्गमूल कितना होता है जी, 64 का वर्गमूल यानी 8 का होता है, यहाँ 8 हुआ। घनमूल की बात करें तो 64 का घनमूल यानी यहाँ पावर करनी घात होता है 3, तो ये होगा आपका 4। कह रहा है दोनों को भाग देने पर क्या कर रहा है जी, 64 का वर्गमूल तो वर्गमूल निकाल लिए, 64 का वर्गमूल, घनमूल कर रहा है 64 का घनमूल 4 आया। कर रहा है भाग देने का मान क्या होगा, यानी घनमूल से भाग देने पर, यानी 8 को भाग देना है किससे, 4 से, यानी इसको लिख सकते थे कि 64 करने का तो यहाँ 3 64, इसको निकालिएगा तो होगा 8, इसको निकालिएगा तो कितना होगा जी 4, भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8 यानी 2/1, तो यानी ऑप्शन नंबर 2, एक नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 9 का होगा बी। ऐसे प्रश्न को आप थोड़ा सा कंसेप्ट से पढ़िएगा, आसानी से हो जाएगा, भारी होता नहीं है, बस तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। 10 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, आशा करते हैं आपको ये बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम खुद बनाएंगे। कह रहा है दो संख्याओं ए और 18 का लौसा दे दिया है और मौसा कितना दिया है जी 2 दिया है, ए का मान पूछ रहा है। तो अभी जिस प्रश्न का हम लोग सूत्र का प्रयोग किया तो उसी करना है। प्रश्न क्या बताए थे, ए गुणे बी सूत्र है फॉर्मूला HCF गुणे LCM, HCF को शॉर्ट में H लिख रहे हैं, LCM के लिए L लिख रहे हैं। ए कितना कर रहा है, ये तो नहीं करना है, लेकिन बी कर रहा है, बी के लिए कितना रहा है 18 लिख रहा है, LCM कितना लिया है 36 और वहीं HCF कितना है 2, जहां दिया उसका मान पुट करना है, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, यानी लिख सकते हैं ए बराबर 2 गुणे 36/18। आपको सॉल्व करने के लिए सिखाया जा रहा है कैसे करिएगा, नहीं तो हम तो यहीं से यहीं काट देते, 18 दूना के 36, 2 दूना के 4, ऑप्शन में क्या है जी 4 है कहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हम लोग का 4 सी नंबर पे, तो आंसर हो जाएगा सी। आप OMR शीट पर सी नंबर रखिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप सॉल्व करना सीख जाइएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, 11 नंबर क्या कह रहा है, ये प्रश्न कर रहा है 5, 15 और 20 के लॉस यानी LCM, मौसा मतलब HCF का अनुपात का कर, LCM निकालना है HCF निकालना है, दोनों का क्या करना है जी बताना है हम लोगों का अनुपात, तो यानी LCM बटा HCF कितना होगा ये बताना है अनुपात में, निकालते हैं, चलिए बहुत ही आसान है, लिखेंगे 5, उसके बाद 15, 20, निकालते हैं इसको, 5 से कटाइएगा तो 1, ये 3, ये 4 होगा, HCF होगा हमारा HCF 5 होगा। ऐसे पहले ही क्लास में सिखाया गया था, जब स्टार्टिंग हुआ था उसमें सिखाया गया था। LCM बताया था कि HCF ले लीजिएगा, बाकी जो बचा ले लीजिएगा, तो 4 3 12, ये ले सकते हम, 12 5 60, यानी LCM आएगा 60, यानी LCM आया हम लोग का 60 और HCF कितना आया जी 5, दोनों का काट दीजिए, तो 5 से काटिएगा तो 12 5 60, 5 1 5 यानी 12/1, इसको लिखा क्या जाता था, ऊपर वाला पहले लिख दीजिए और नीचे वाला बाद में, यानी अनुपात में इसको बोलते हैं 12/1, ऑप्शन में है कहीं, तो जी ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 11 का डी। ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न भारी भारी नहीं आते हैं, सिंपल आते हैं, बशर्ते आपका होना चाहिए जी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम प्रयास करें कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ऐसे आप केवल आंसर मारते चले जाते तो आपको समझ में नहीं आता, उस तरह आप रटते, लेकिन बना बना कर आपको सिखा रहे हैं कैसे बनाया जाता है, इससे भी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इससे भी फास्ट करना सीख जाइएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि आप फास्ट के साथ साथ कंसेप्ट भी सीखते चलिए। सबसे छोटी अभाज्य, तो ये आपको पहले ही कक्षा में बताया गया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी ये भी बताया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी वे संख्याएं जिनका फैक्टर कितना होता है जी 2 होता है, वह अभाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या भी बताया गया था, वो संख्या जिसका फैक्टर 3 या 3 से अधिक होता है। तो अभाज्य संख्या जानेंगे, अभाज्य जिनका फैक्टर
सबसे छोटी होती है 2, 3, उसके बाद 5, 7 डैश और होता है। वहीं भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, 6 होती है, उसके बाद क्या होता है जी 9, 8 भी होता है, 8, 9, 10 ये भी होता है। तो प्रश्न कर रहा है सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य 2 हुआ और सबसे छोटी भाज्य कितना है, 4 है, 4 है। दोनों का गुणनफल यानी गुणनफल मतलब गुणा, 4 दूना के 8। यानी आपको संख्या पता होगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अगर संख्या नहीं पता होगा सबसे छोटी कौन होगी सबसे बड़ी क्या, तो प्रश्न करने में थोड़ी सी आपको परेशानियाँ हो सकती है। 4 ऑप्शन में आपको ऐसे ही मारना पड़ेगा। अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तो आसानी से मार लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी, यानी हम लोग का गुणनफल मतलब गुणा आया, यानी ऑप्शन नंबर सी पर है। सी यानी कि क्या है जी 8। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हम लोग को, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, इसमें भी अभाज्य संख्या यानी वही संख्या है जिनका फैक्टर 2 होता है। तो देखेंगे 1 से लेके आपको बताया गया था 50 तक 15 भाज्य संख्या होती है, वहीं 50 से लेकर 100 तक 10 होती है, यानी 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या 25 होती है। इसमें कह रहा है कौन कौन से, एग्जाम्पल में आपको बताया गया था कौन कौन सी होती है। 29 एक अभाज्य संख्या, पहला ही आंसर हो गया, यानी इसका फैक्टर कटाइएगा तो 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, बाकी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए 29 ही। 5 एक भाज्य संख्या, 16 भाज्य संख्या, 15 भाज्य संख्या, तो हम लोग आंसर होगा 13 का ए, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। आगे कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या होगा, तो आपको बताया गया था सम के लिए 2p के रूप में होता है, 2q के रूप में, लेकिन यहाँ p यूज नहीं किया है, m यूज किया है, तो m के रूप में देखेंगे कौन हो सकता है सम। तो देखिए यही हुआ सी नंबर, 2m के रूप में होता है, 4m के रूप में होता है, 6m के रूप में हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में हम जो दिया है उसी को मानेंगे। तो सम पूर्णांक हो रहा है, इवन नंबर की बात कर रहा है, इवन। तो 2p में अभी पिछले वीडियो में बताया था। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। लीजिए फिर से भाज्य है, तो आपको भाज्य संख्याओं को याद रखना होगा। जैसे कुछ भाज्य संख्याओं को हम लिख देते हैं, लिखा भी था फिर से लिख दे रहा है, जैसे 2, 3 ये सब भाज्य संख्या है। नहीं जी, का अभाज्य पूछ रहा है ना, अभाज्य, अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, आपका 31, आपका होगा 37, आपका होगा 41, 43, आपका होगा आपका 49, नहीं 49 नहीं होगा, 7, 7, 49 तो हो ही जाएगा, आपका 47 हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 1 से लेकर 50 तक कितने हैं, तो कुल 15 भाज्य संख्या है, 1 से लेकर 100 तक। तो इसमें कह रहा है प्रश्न कि निम्न कौन अभाज्य है, तो 15 एक भाज्य ये तो होगा नहीं। 23, देखिए ऑप्शन 23 यहाँ मिल गया, यही हो गया। आपको याद रहेगा तो 1 सेकंड का काम है, नहीं याद रहेगा तो सोचते रह जाइएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हम लोग का आशा करते हैं इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट क्लास में ही बताया गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है 2, 10, 20 के लॉस और मौसा ज्ञात करें। पहले ही क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि से बताया गया था, आशा करते हैं इसको आप बना के कमेंट करिएगा। लेकिन इसमें कह रहा है अनुपात, अनुपात अभी प्रश्न के लॉस और मौसों का, इस प्रश्न को आप बना के कमेंट करिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। चलिए आप नहीं बना पाए होंगे तो हम इसको बना देते हैं। 2, 10 और 20 का आगे हम लोग एच से निकालेंगे। 2 से कटाइएगा तो 1, 5, 10। अब नहीं कटेगा तो HCF हो गया, कटेगा यहाँ लेकिन तीनों नहीं कट रहा है, तो HCF डाली की निकालिए 2। एलसीएम के लिए आप यहाँ से निकालिए, एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 5 से, तो 1 यहाँ 2, यानी 5 दूना के 10 एंड 2 इंटू 5 इंटू 2, यानी होगा क्या जी 5 दूना के 10 होगा और 10 दूना 20, यानी एलसीएम 20। हम लोग से पूछ क्या रहा है लॉसा और मौसा का अनुपात, यानी एलसीएम कितना आया है 20 और मौसा कितना आया है जी
मौसम मतलब HCF 2, दोनों का अनुपात यानी कटाइएगा तो ये 10 हुआ, ये 1 हुआ, यानी 10/1। इसको लिखेंगे कैसे? 10:1। तो ऑप्शन में है कि नहीं है? जी है, बी नंबर पे है। देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग करिए तो उल्टा हो जाएगा, तो लिखना सीखिए। ऊपर वाला को पहले लिखा जाता है, नीचे वाला को नीचे, यानी अंश को पहले, हर को बाद में। तो ये आपको फंसाने के लिए पास पास में ऑप्शन देता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न, आपका कंसेप्ट सही होगा तो आप फंसिएगा नहीं, आराम से बना दीजिएगा। कर 65 117 का मौसम इतना के रूप में है तो एम का मान क्या होगा? यानी इतना इतना का मौसम दिया है, इतना एम का वैल्यू क्या हो सकता है? यहाँ हम लोग का एम का वैल्यू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें रखिएगा तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन दोनों का 65 और 117 का आप कहीं एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा जी? और कटाते हैं 5 से तो कटेगा नहीं, एक ही होगा। तो एक को अगर रखते हैं यहाँ, इस प्रश्न को थोड़ा सा देखिएगा क्या होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमें देखने से ये एक ही होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 का मौसा कितना होगा? तो मौसा घटाइएगा तो 2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे फिर से। इस पर अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 को आपको सिखाया गया था, अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा, 2 से करिएगा तो होगा 48, फिर 2 से करिएगा 24, फिर 2 से करिएगा तो 12, फिर 2 से करिएगा तो 6, फिर 2 से करिएगा तो 3, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड ये है। लेकिन इसको लिखा कैसे है? 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं। ऑप्शन में कोई दिख रहा है? 2 के पावर 5, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 यहाँ दर्शा दिया था, आप भी दर्शा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हम लोग का। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या कह रहा है? कितना नंबर प्रश्न है जी? 19 नंबर। 19 नंबर तभी देख लिए। 20 नंबर, 6 8 एवं 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? 6 8 22 का लौसा और मौसा का अनुपात, जस्ट ऊपर वाला प्रश्न का आप बनाकर इसको कमेंट करिए। आसानी से इसको लौसे के लिए मौसे के लिए बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करिए। 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? यानी इसको करना है, इसको तोड़िएगा। 505 को कितना होगा? तो 5 से कटाते हैं 1001, ये कितना से कट जाएगा जी? और 3 से कटाते हैं तो 1 जाएगा, फिर 1 जाएगा। 11 से कटा के देखते हैं, 11 दाएंगे कट जाएगा 11 से, 11 कम 11 नहीं, 11 99, 1 जाएगा 11, यानी इसका 11 कम 11, तो कितना है जी? एक 5 है, ये 2 11 है इसका गुणनखंड। तो कह रहा है प्रश्न में कितने अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन में आपका एक तो 5 हो गया, एक 11 है, 2 11 है, तो इसको एक ही लेते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या 2 ही, 5 और 11, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही है। पूछ रहा आपसे 3 नहीं पूछ रहा अभाज्य संख्या कितनी है, कितने उसमें अभाज्य संख्या आए हैं जिसको डिवाइड, तो 11 1 हुआ, एक 5 तो 2 ही हुआ। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा बताइए। कभी भी 2 लगातार संख्या, जैसे 1 2 ले लीजिए, 5 6 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए लगातार, दोनों का HCF कुछ भी करिएगा तो HCF याद रखिएगा हमेशा एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर आप मारिएगा बी, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लौसा बताना है। कह रहा है ए और बी, जैसे 2 और 3 अभाज्य संख्या, तो लौसा बताइए, तो क्या होगा?
लौसा क्या हो सकता है? तो अभाज्य संख्या जब भी हो तो उसका एचसीएफ तो एक होता है, लेकिन लौसा रहा तो दोनों का गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ संख्या में ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा कर दिया तो ए भी आएगा। ऑप्शन में है अभी, तो हम लोग का सी। तो लौसा आप निकाल सकते हैं ऐसे। लौसा मतलब LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग का सी नंबर ऑप्शन। 23 का हम लोग का प्रश्न देख लीजिए यहाँ तक। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कहाँ तक है? आज हम लोग देखते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर और आएंगे। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। चलिए, यहाँ प्रश्न कह रहा है 24 नंबर, 23 नंबर तक देख लिए थे। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? दो को परिमेय संख्या के बीच कितना? जैसे 2 और 3 नाइन्थ में आप लोग पढ़े होंगे, चाहे यहाँ भी कॉमन सेंस के है। दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती है, लिमिट नहीं होता है। तो जैसे यहाँ लिखेंगे 2.1, ये भी 2.2 लिख सकते हैं, 2.3 लिख सकते हैं, दोनों के बीच ही में है ना। इसको लिखना चाहे तो 2.01 भी लिख सकते थे, 2.02 भी लिख सकते हैं। अंत है ही नहीं, तो अंत नहीं है तो अनंत। तो अनंत ऑप्शन में है डी नंबर। आइए देखिए कब कब पूछा है, 2013 में, 15 में और 21 में, यानी बार बार ये रिपीट किया है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। इसको देखते चलिएगा कि कब कब प्रश्न पूछा है। चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भाज्य संख्या है? तो देखिए भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पूछा है कि को एकदम आपको प्रायोरिटी देना है, बार बार पढ़ना है, कंसेप्ट को बिल्डअप करना है। कह अभाज्य संख्या, तो 27 तो भाज्य होता है तो होगा नहीं, 35 भी भाज्य होगा नहीं, 13 हमारा आंसर हो जाएगा। 13 हमारी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सअभाज्य संख्याओं का मौसम, तो लेक्चर 1 में ही बताया गया था सहभाज्य क्या होता है, यानी वैसी संख्या है जिसका एचसीएफ क्या हो जी, एक होता है, तो उसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। वो भाज्य संख्या भी हो सकती है, भाज्य अभाज्य संख्याओं का समूह भी हो सकती है। तो हमेशा कितना होगा एचसीएफ? एक होगा। एक मारिए। अगला प्रश्न करा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, उसमें मौसा इतना दिया है, यानी मौसा मतलब एचसीएफ, तो उनका लौसा बताइए। दो संख्याओं का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया है कितना? 21 66। एचसीएफ दिया आपका कितना? 19। तो कह रहा है आपसे एलसीएम पूछ रहा है, तो बताइए। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको बताएगा था, इस सूत्र पर बैठा देना है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। हम लिख रहे हैं इसको, आप एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, आपको याद है तो डायरेक्ट मान बैठाइएगा। दोनों का गुणनफल दे दिया है कितना जी? इन दोनों का गुणनफल साथ में दिया गुणा करके, एचसीएफ 19 दिया है, एलसीएम ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में 21 66 19, आप 19 से कटाइएगा तो आ जाएगा एलसीएम 19 से कम 19, यानी इससे 19 से कम 19, 2 गया इधर तो 19 से कम 19, तो 19 चौका 76, यानी 114। ऑप्शन तो है ही नहीं, है सी नंबर ऑप्शन में, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन होगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आ रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि ए बराबर इतना दिया है और बी बराबर इतना दिया है तो लौसा होगा। तो लौसा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? दिया है क्या? ए बराबर दिया है कितना? ए बराबर दिया है 2 के पावर 3 गुणे 5 5। बी दिया है कितना? 2 के पावर 4 5 7। लौसा ज्ञात करना है, तो आगे एच से भी ज्ञात कर लीजिए ना। नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, दोनों से एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन एच से निकालते हैं तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 के पावर 3 5 भी कॉमन है, यानी ये हम लोग का होगा 8 8 5 40। बाकी सब एलसीएम में लिख दीजिए। एलसीएम में क्या होगा? तो 40 तो लिखेंगे, और जो ले लिए हैं उसको नहीं लेना है। जैसे इसमें से 3 ले लिए हैं तो इसको नहीं लेना है, इसमें से 1 2 बचा है तो उसको लेंगे, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, इसमें से 3 लेंगे, इसमें से 7 लेंगे। तो हम लोग अब गुणा कराइए इसको, तो 2 3 6
अच्छा 7 42, 40 में 42 से गुणा कराना है तो बहुत ही आसान है। 0 है तो 0, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 1680 ऑप्शन में है जी, 1600 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा हम लोग का कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करिए और भी आसानी से तरह से समझाया जाएगा। और ये आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।